न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जी हां, तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से रोक लगा दी, लेकिन साथ ही एक कमेटी भी गठित की जब इस पूरे मामले में आगे बढ़कर जांच के जरिए तमाम बातों को सामने रखेगा। लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं है, वो अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। तो आखिर फिर इस टकराव की स्थिति का आखिरी रास्ता कैसे निकलेगा? क्या किसानों को 50% समाधान मिल गया? क्या अब की बार फंस गई मोदी सरकार? क्या है किसान आंदोलन का आखिरी रास्ता? क्यों किसानों को कबूल नहीं सुप्रीम कमेटी? कितनी बनी बात, कितनी रह गई अधूरी? क्यों किसान अड़े, सुप्रीम कमेटी से दूर खड़े? तीनों कानून पर रोक, क्या रुकेंगे किसान? 2 कदम समाधान की तरफ या 10 कदम और उलझन की तरफ? क्योंकि किसानों ने आज खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अपने आंदोलन में और भी जान फूकेंगे। 26 जनवरी की तैयारी भी कर रहे हैं, 15 जनवरी को उसकी रूपरेखा तय होगी। लेकिन इस बीच आइए आपको दिखाते हैं आज कोर्ट पे कैसे ये पूरा मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए तीनों कानूनों के अमल पर रोक तक लगा दी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आंदोलन समस्या से समाधान की तरफ कितना पहुंचा? 3 कानूनों पर रोक लग गई। इस एक्शन से 48वें दिन समाधान का मीटर क्या क्या कहता है, इसकी एक एक मूवमेंट को समझना होगा। बारह जनवरी की तारीख किसानों और केंद्र सरकार के बीच विवाद के हल की ओर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ाया गया पहला बड़ा कदम है। किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए आज कोर्ट से 3 बड़े निर्णय लिए गए। निर्णय नंबर 1, तीनों कृषि कानून पर अस्थायी रोक। निर्णय नंबर 2, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। निर्णय नंबर 3, मध्यस्थता नहीं, समाधान निकालेगी कमेटी। कोर्ट अपने इस नतीजे तक आखिरकार पहुंचा कैसे, इसके बारे में आज की सुनवाई के दौरान कुछ दिलचस्प दलीलों के बारे में आपको बताते हैं। उन दलीलों पर कोर्ट ने भी कैसे चुटकी ली और कोर्ट ने क्या जवाब दिया और आखिरकार फैसला कैसे आया, इस बारे में आइए एक नजर डालते हैं उन दिलचस्प सवाल जवाब पर जो कोर्ट में आमने सामने हुए। आज बहस में दलील के लिए किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और कॉलिन गंसाल्वेज नहीं थे। यहाँ आपको ये भी समझना है कि एक दिन पहले दुष्यंत दवे ने कोर्ट से सुनवाई को टालने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी और ऑर्डर सुना दिया। आज तीनों किसान कानूनों का विरोध कर रहे वकील एमएल शर्मा ने कोर्ट में बहस की शुरुआत की। वकील एमएल शर्मा ने कहा कि मैंने किसानों से बात की, लेकिन किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। किसान सिर्फ और सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर बिना किसी हल के आपको सिर्फ प्रदर्शन करना है तो आप अनिश्चित काल तक प्रदर्शन करते रहिए, उससे हल नहीं निकलेगा। हम हल निकालने के लिए ही कमेटी बनाना चाहते हैं। वकील एमएल शर्मा ने जवाब दिया, अभी किसानों की समस्या आप ही दिख रहे हैं, हमारी समस्याओं को आप ही सुनेंगे, आप साक्षात भगवान हैं। ऑर्डर से पहले किसान संगठनों ने भी स्टेटमेंट देकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित होने वाली कमेटी में शामिल नहीं होने की बात कही थी। किसानों का पक्ष रख रहे वकील ने यही बात कोर्ट को बताई, लेकिन किसान संगठन के 3 बड़े वकील नहीं थे। बावजूद इसके कोर्ट ने समाधान का रास्ता निकाला। चीफ जस्टिस ने कहा, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। कमेटी इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहेगी। कमेटी हमें रिपोर्ट करेगी। कमेटी के सामने कोई भी जा सकता है, किसान या वो वकील के जरिए भी। अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं? अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। जवाब में एक किसान संगठन का पक्ष रख रहे वकील एपी सिंह ने दलील रखी, कोर्ट कमेटी के सदस्यों पर भले फैसला ले ले, लेकिन हमारा सुझाव जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस जोसेफ कुरियन को शामिल किया जाए। कोर्ट ने एपी सिंह से पूछा कि कितने किसान हैं इसमें। वकील एपी सिंह ने जवाब दिया, 10,000 किसान।
तो एक दूसरे वकील आशीष ने कहा कि हमारे साथ 30 लाख किसान हैं जो इन कानूनों के समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी संगठन यहाँ लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो संख्या देश की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी। वो कमेटी जो हल निकालेगी, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कई और मुद्दों पर बहस हुई। नंबर 1, किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन। नंबर 2, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर रोक। नंबर 3, रामलीला मैदान में होगा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में नए कृषि कानून से जमीन छिन जाने पर दलील दी गई। वकील ML शर्मा ने कहा सरकार किसानों की जमीन छीन लेगी। चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा, ये किसने कहा? किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे पास निहित अधिकारों के तहत हम कानून को सस्पेंड भी कर सकते हैं। वकील हरी साल्वे ने कहा सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी की जीत नहीं है, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच करने का प्रयास है। चीफ जस्टिस ने कहा यह निष्पक्ष खेल के लिए जीत हो सकती है। हमें अपने आदेश में ये शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसी की भी जमीन नहीं बिकेगी। हरी साल्वे ने कहा लेकिन किसी की भी जमीन बिक नहीं रही है। आज आंदोलन की जगह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की गई। याचिकाकर्ता विकास सिंह की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा इलाका दिया जाए ताकि वो विजिबल हो। CGI ने पूछा कौन सी जगह? विकास सिंह ने कहा रामलीला मैदान। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या किसी संगठन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी? विकास सिंह ने कहा कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी। CGI ने पूछा क्या आपने अर्जी दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली और प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठन शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में बड़ी बात कही। मेरी जानकारी के मुताबिक एक प्रतिबंधित संगठन है जो आंदोलनकारियों को भटकाने में मदद कर रहा है। करनाल में जो घटना हुई ये उसी का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार आंदोलन में शामिल प्रतिबंधित संगठन पर हलफनामा दायर करेगी, जबकि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दाखिल केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। सोमवार को ऑर्डर जारी किया जाएगा। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन किसानों में सुप्रीम कोर्ट के उठाए गए कदम के लिए भी अविश्वास आखिर क्यों? आइए आपको दिखाते हैं, समझिए किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बॉर्डर पर डटे किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शन आया, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। आज किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमेटी पर अपनी बात दुनिया को बताई। वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। उससे हमारी डिमांड ये थी कि ये कानून वापसी हो। हमारी स्टे की तो बात थी नहीं हमारी। तो अब क्या अगर कानून वापसी नहीं है तो क्या आंदोलन की ये आप जीत मानेंगे? 4 मेंबर की कमेटी बनी है, कानून के अमल पर रोक लगा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो इसमें हार और जीत का सवाल नहीं है। जीत तो वही जाए, सरकार ही जीत जाए। हमारे ये वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो और सरकार ही जीत जाओ। जीत का सेहरा वो अपने सिर ही बांध दो। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में
ये वापस लेगा, क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो कमेटी अगर बनानी थी तो पहले बना लेते। उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं, ना किसान को बुलाया है ना दूसरी संस्थाओं को बुलाया है जो शामिल है इसमें। कमेटी अब बनाने का क्या फायदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह से सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। न्यायपालिका की दिखाई राह पर किसानों में संतोष दिखा तो मुद्दा लपकने में विपक्ष ने देर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर देना भाजपा की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। आज जब सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल सकती तो सुप्रीम कोर्ट के अपने नजरिए से ये एक रास्ता है जिसे किसानों को अपना लेना चाहिए। पर किसानों को, जैसे मैंने कहा, कि क्या वो ऐसी कमेटी में विश्वास जता सकते हैं जहां 4 में से 3 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने पहले ही मन बना लिया है। किनकी बात आप कर रहे हैं? अनिल गानवत, पीके जोशी और अशोक गुलाटी। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये सोशल मीडिया पे है, तीनों ने अखबार में एडिटोरियल कॉलम ओपिनियन के लिखा है कि ये कानून जो लाए हैं ये किसान के हित में हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर रिफॉर्म्स, इनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सरकार की असफलता स्पष्ट रूप से ये संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सरकार निकम्मी रही है इसको पूरे मामले को हैंडल करने में, और जो काम सरकार और प्रधानमंत्री डट कर हर दिन बोले जा रहे थे कि ये कानून वापस नहीं होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दी वो काम। तो ये एक अच्छी बात है। इन कानूनों को अभी तो फिलहाल हटे। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और जब सरकार कहीं भी किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में संवेदनहीन हो जाए तो निश्चित रूप से न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर करती है, और न्यायपालिका का जो रोक लगाने का फैसला है वो देश हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कुछ सवाल किए, सरकार उनका संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई, और सरकार ने कोर्ट में भी एक अड़ियल अपना, जिस तरह का इनका स्टैंड है वो वहां पर भी अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी किसानों को कबूल नहीं है। ऐसे में अब कमेटी किसी नतीजे पर पहुंच भी गई तो क्या किसान मानेंगे? क्योंकि किसानों ने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त किसान नेता हनान मुल्ला साहब हमारे साथ सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। हनान मुल्ला साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के ही हित को सोचकर तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। अब वो एक कमेटी बनाकर चाहते हैं कि आप लोग उसका सहयोग करें। ऐसे में आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद इस कमेटी से आखिर क्यों है, क्यों नहीं है, और ये अविश्वास क्यों? किन वजहों से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हनान मुल्ला साहब से हम बात करेंगे, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं। देखिए 4 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन यही कमेटी और इसके चारों सदस्य अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? जिस कमेटी के जरिए इंसाफ की उम्मीद थी उसी पर यह अविश्वास क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। ये कमेटियों ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। कमेटी अगर बनानी थी तो पहले बना लेते, उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाए। क्यों किसानों को कमेटी कबूल नहीं? सुप्रीम कमेटी की एक एक जानकारी। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, लेकिन उस कमेटी को लेकर किसान संगठन तैयार नहीं है। किसानों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुप्रीम कमेटी से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हल निकालने के लिए कमेटी गठित की। कमेटी मध्यस्थता नहीं, हल निकालने की कोशिश करेगी। 10 दिन के अंदर कमेटी की पहली बैठक होगी। पहली बैठक के बाद 60 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। किसान बनाम कृषि कानूनों पर पूरी जांच और तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी के लिए कार्यकाल की समय सीमा भी तय कर दी है। पहली बैठक से अगले 2 महीने के बीच सुप्रीम कोर्ट को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का सारा काम इसकी महिमा और गरिमा के हिसाब से सारी चीजें
सुचारू कर दी गई हैं ताकि किसानों, सरकार और इन कृषि कानूनों के बीच की दूरियां पाट दी जाएं। ऐसे में समिति के लिए तो चुनौती है, लेकिन किसानों के लिए उससे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपने आपत्ति के मुद्दे प्रूफ करने पड़ेंगे और ये बताने पड़ेंगे, क्योंकि जितने किसानों का आपत्ति है शायद उससे ज्यादा किसान उससे समर्थन में भी होंगे। आपने ये तो जान लिया कि कमेटी बन गई है, लेकिन कमेटी के 4 मेंबर कौन हैं, उनका बायोडेटा क्या है, समझिए। नाम भूपेंद्र सिंह मान, AIKCC के अध्यक्ष हैं। 17 किसान संगठनों का यूनियन है AIKCC। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं। कृषि सुधारों के समर्थक हैं। नाम प्रमोद कुमार जोशी। कृषि पर शोध संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। IFPRI के पूर्व डायरेक्टर साउथ एशिया रहे हैं। 2009 से 2011 तक NAARM के डायरेक्टर रहे हैं। तीनों नए कानूनों के समर्थक माने जाते हैं। नाम अशोक गुलाटी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं। ICRIER में इंफोसिस चेयर प्रोफेसर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में योगदान पर 2015 में पद्मश्री मिला है। तीनों कृषि कानूनों के समर्थक माने जाते हैं। नाम अनिल खनवट, महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। कृषि को बाजार से जोड़ने के समर्थक हैं। तीनों कृषि कानूनों के समर्थक माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिए कि कमेटी क्या करेगी, कमेटी को क्या करना है। आप पॉइंट बाय पॉइंट सुनिए। विवाद नंबर 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। किसानों का डर, MSP सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी से बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। सरकार की दलील, MSP जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। नए कानूनों से किसान मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसलें बेच सकेंगे। अब सुप्रीम कमेटी का रोल समझिए, वो नफा और नुकसान का पता लगाएगी। विवाद नंबर 2, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। किसानों का डर, कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमजोर होंगे, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार की दलील, कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसानों को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कमेटी का रोल समझिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती के नुकसान और फायदे की रिपोर्ट तैयार करेगी। विवाद नंबर 3, आवश्यक वस्तु कानून 2020। किसानों का डर, बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार की दलील, किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी। सुप्रीम कमेटी का रोल ये है कि वो कोर्ट को बताएगी कि नया कानून सही है या गलत। कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है और अब जल्द 3 कृषि कानून कितने खरे हैं, कितने खोटे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। हनान मुल्ला साहब इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनान साहब, पहला सवाल आपसे यही है, देखिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तीनों कानूनों के अमल पर स्टे भी लगा दिया है। अब कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप, उनको वक्त भी दे दी गई है कि आप 1 महीना 10 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। वो आपके पास आएंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे क्या? उनको जवाब नहीं देंगे उन सवालों का जो वो पूछेंगे? हम तो शुरू में ही बोला था ये कमेटी का सवाल नहीं है, ये सरकार और किसान के बीच में सीधा सवाल है। इसके बीच में जब सरकार नाकाम हो गया, कमजोर पड़ गया, तो कोर्ट के आड़ में अपना बात मनवाने का कोशिश कर रहा है। और ये जो कोर्ट कमेटी बनाया है, ये तो एंटी फार्मर्स और प्रो कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट के एजेंट भी बोल सकता कुछ लोग, इसका मेंबर है। तो कॉर्पोरेट, हमारा विरोध तो कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ है, हमारा विरोध तो 1-2 धारा के खिलाफ नहीं है। खेती को कंपनीकरण किया जा रहा है, किसान को ट्रेडर बना के उसको खेती उत्पादक से उसके स्थान से हटाना जा रहा है। किसान आधारित खेती को कॉर्पोरेट आधारित खेती बनाना जा रहा है। इसलिए हमारा विरोध तो 1-2 धारा के साथ नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझते, हमारा दिमाग में नहीं आता। सारे बात तो कोई धारा के लिए नहीं है। एक कानून, मैं बोला गंगोत्री में जब जहर होगा, गंगा कभी साफ नहीं हो सकता। एक कानून, 3 कानून का उद्देश्य, एक कानून का इंटेंशन, एक कानून का जो फिलोसॉफी, ये सब है किसान विरोधी है, किसान को बर्बाद करने वाला है। तो ये किसान, हिंदुस्तान को 70 करोड़ किसान है,
ये अमेरिका नहीं है 2% 3% किसान में बदल देंगे सारे किसान, कहाँ जाएगा, मर जाएगा क्या? ये कोई बात है? एक दूसरे देश का कॉपी नहीं कर सकता हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश में। आज इसलिए हमारा क्या है, एक किसान का 3 कानून, खेती को किसान के हाथ से लेके कॉर्पोरेट के हाथ में, बाजार के हाथ में हैंडओवर किया जाएगा, और धीरे धीरे जो बोलते हैं अमीर और गरीब में कोई आप फ्री है, अरे जब सिस्टम बन जाएगा कोई गरीब किसान वो फ्री रहेगा, उसको मजबूर होगा एग्रीमेंट में जाने के लिए। जब ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, देखिए आंदोलन और विरोध लोकतंत्र का बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ देश संविधान और व्यवस्थाओं से ही चलता है, और इसी देश में तमाम इंस्टीट्यूशंस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जगह है। जब आंदोलन से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, आप भी अड़े हुए हैं, तीनों कानून वापस लो, सरकार कह रही है नहीं लेंगे। अब ऐसे में अगर सर्वोच्च अदालत कहती है कि कमेटी लाए, आखिर आप कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं ना, उनसे बात कर रहे हैं जो तीनों कानून लेकर आए हैं, तो ऐसे में आप 4 सदस्यों की समिति के साथ कोऑपरेट करके, सहयोग करके अपना पक्ष पुरजोर तरीके से क्यों नहीं रखते? एक तो पहले एक कॉर्पोरेट बोला, एक बीच में सुप्रीम कोर्ट का आने का कोई जाएगा हम मानते नहीं। ये सीधा सरकार का सवाल है, नीति का सवाल है, पॉलिसी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट घुस गया, किसी कारण में घुसा, कैसे घुसा आपको मालूम है, और सरकार इसी के आड़ में अपना बात को मनवाने का व्यवस्था करेगा। आखिर में सरकारी जीतेगा इसी के आड़ में। ये सारे किसान 100% किसान एक को विश्वास करता है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो 4 जो प्रो कॉर्पोरेट लोग को बैठाया है, ये प्रो कॉर्पोरेट लोग ये सब एंटी फार्मर्स है। ये एंटी फार्मर्स लोग फार्मर्स के पक्ष में कोई बात करेगा? फार्मर्स के बात को कोई वो सुन के उसके पक्ष में कोई जजमेंट देगा? कोई सवाल ही नहीं, कोई भरोसा नहीं है। सब लोग प्रो कॉर्पोरेट लोग को जो कमेटी बनाया, हम तो दुख की बात है कैसा लोग ढूंढ के निकाला जो सारे प्रो कॉर्पोरेट है, कैसे ऐसे ढूंढा? लेकिन देखिए तो निराशाजनक है, किसान के लिए संपूर्ण निराशाजनक है, किसान के लिए स्वरूप बहुत बड़ी है। एक सवाल है मेरा, इसका जवाब दीजिएगा। ये जो आप लोगों की मांग है, जो कि आर पार की मांग आपकी बन गई है, या तो तीनों कानून वापस लो या आंदोलन खत्म नहीं होगा, इससे किसानों को क्या हासिल होगा? ये इस देश की सच्चाई है कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी अभी मिलता है, तो आप यथास्थिति वापस चाहते हैं क्या? एमएसपी की गारंटी, पूरा सवाल सुनिए सर, क्या एमएसपी की गारंटी और उसके लिए ठोस कदम उठाना, मांग करना, 50 दिनों के इस आंदोलन को सार्थक बनाना आप लोगों का मकसद नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि तीनों कानून वापस लो? वो तो हमारा मकसद है, मगर इसमें जो जो कानून है, जो मंडी तो कानून है, की शर्त इसको क्यों नहीं बनाते हैं आंदोलन खत्म करने के लिए? उसमें एमएसपी नहीं है, उसके अंदर उसमें एमएसपी के सवाल नहीं है। और आज जो एमएसपी चल रहा है वो एमएसपी के नाम पे मजाक है। सिर्फ 6% लोग को मिलता है, 94% को नहीं मिलता है। एमएसपी को किसान कभी स्वीकार नहीं करता। एमएसपी के नाम पे धब्बा है, चिटिंग है किसान के साथ। 6% लोग को मिलता है, 94% बाजार को भी एक्सेस हो, एमएसपी की गारंटी भी हो, यही तो आपका लक्ष्य होना चाहिए ना। तीनों तो गारंटी हमारा मांग है, गारंटी तो चाहता है, गारंटी कैसा होगा? गारंटी का कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। तो मेन एजेंडा इसको बनाने के बजाय तीनों कानून वापस लेने, अगर आप सरकार पर दबाव बनाए कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, तो वो एक सार्थक एजेंडा होगा ना, बजाय इसके कि तीनों कानून वापस ले लो। नो, तीनों कानून तो पूरा सिस्टम को बर्बाद कर देगा। किसान ही नहीं रहेगा, किसान खेती से आउट हो जाएगा, किसान अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। जो लोग समझते नहीं इसका अंदर जाके क्या हो सकता, किस तरह किसान जमीन खो रहा है, किस तरह जमीन किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, किस तरह किसान 4 लाख खुदकुशी किया है, ये खुदकुशी 10 गुना बढ़ जाएगा। ये कानून लागू होगा तो किसान बचेगा नहीं, इसलिए तो किसान का डर है। ये सब किसान बेवकूफ नहीं है, लाखों किसान 0 डिग्री में बैठे हैं, 70 लोग मर गए हैं। ये बेवकूफ नहीं है, अपना समस्या पागल भी अपना भलाई समझता है, और किसान बेवकूफ है। और कोई कॉर्पोरेट को दलाल बोल रहा है ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जो बड़े किसान, जो बड़े बड़े विदेशी को कंपनियों को दलाल है, वो हमको समझा रहा है हमारा भलाई किया किसमें है। हम सालों से खेती करते करते हमारा कोई ज्ञान नहीं है हमारा भलाई किसमें है और हमारा बुराई किसमें है। ये जो जबरदस्ती थोपने का कोशिश हो रहा है हमारा ऊपर, हम जो नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहा, कभी किसान नहीं चाहा जी। जबरदस्ती किसान जी। वक्त ब्रेक का हो गया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनान मुल्ला हमारे साथ किसान नेता मौजूद थे, जिन्होंने साफ कहा है कि हम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कमेटी और उसके सदस्य थोपे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते, न हमें इन पर विश्वास है।
नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में फिर से न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मंगल है और वैक्सीन की पहली खेप शहर शहर पहुंच रही है। Z+ सिक्योरिटी में, जी हां, जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच आज ये वैक्सीन अलग अलग शहरों में पहुंच रही है। शुरुआत बस होने वाली है। सबके मुंह में यही बात, बस मंगल मंगल हो। आ गई वैक्सीन, अब जाएगा कोरोना। कोरोना वैक्सीन आप देख पा रहे हैं, ये निकाली गई है। आज ही सुबह 10 बजे के लगभग जो सीरम कूले वैक्सीन है वो निकली थी और ये देख पा रहे हैं Z+ जैसी सुरक्षा में हुई वैक्सीन की डिलीवरी। कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन चंडीगढ़ पहुंची है। आप देख सकते हैं बॉक्सेज से इसको उतारा जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस पर लिखा हुआ है। वैक्सीन के आने से दौड़ गई खुशी की लहर। डिप्टी सीएम नितिन पटेल और जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर जो वैक्सीन यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है उसको यहाँ से अब रवाना किया। 2 डोज और कोरोना का खात्मा। कोरोना के काल में जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था वो कोरोना वैक्सीन अब अहमदाबाद पहुंच चुकी है। खत्म हुआ इंतजार, अब लगेगा टीका। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड अब पटना पहुंच चुका है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए भारी सुरक्षा के बीच में जो कोविशील्ड वैक्सीन से तकरीबन 5.5 लाख डोज है वो पटना पहुंच चुका है। ये पूरी रिपोर्ट हम आज आपको दिखाएंगे कैसे ये वैक्सीन देश के 13 शहरों में पुणे से पहुंच गई है। जहां जहां जिस शहर ये वैक्सीन पहुंच रही थी, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन की ये खेप पहुंची है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे वहां पर आज तक के हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में जब ये वैक्सीन की खेप पहुंची, स्टाफ वहां तालियां बजाने लगा। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है। लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते मजदूरों को देश ने देखा है। अस्पतालों की टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण, चौपट काम धंधे। जी हां, इन सब के बीच हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ गई है। जी हां, शहर शहर पहुंच गई है वैक्सीन की पहली खेप। आज हम आपको वैक्सीन पर अपनी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां जहां वैक्सीन की खेप उतरी, वहां उतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी। आज तक का कैमरा भी मौजूद रहा। एयरपोर्ट से लेकर स्टोरेज सेंटर तक आज तक ने अपने कैमरे पर कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी करवाई। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वैक्सीन की कितनी डोज अभी तक सप्लाई हुई हैं और 16 जनवरी को पहले चरण के टीकाकरण के बाद वैक्सीन की कीमत कितनी रहने वाली है। पहले आपको दिखाते हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप निकली है और ये भी देख लीजिए कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन क्या है। देश भर में 37 प्राइमरी डिपो बने हैं। प्राइमरी स्टोर से वैक्सीन स्टेट डिपो पहुंची। 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। स्टेट डिपो से कोल्ड चेन तक वैक्सीन आएगी। यहां से जिलों के स्टोर भेजी जाएगी और आखिर में सब सेंटर तक जाएगी। अभी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को 11 मिलियन डोज सप्लाई की हैं। ये तो अभी 5-6 करोड़ तक जा सकता है, फरवरी मार्च तक ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो हम देखेंगे हमारी कैपेसिटी 50-60 मिलियन
हर महीने इतने डोजेज बना सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि लगभग आधा माल तो इंडिया जाएगा और बाकी का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा हमारा 50-50 कोशिश करेंगे स्प्लिट करने। वैक्सीन की ये पहली खेप 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आई है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में कैसे पहुंची वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची। यहां अस्पताल की यूटिलिटी बिल्डिंग को खास तौर पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के बीच कैसे वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है। सामने जो ये ट्रक देख पा रहे हैं, इसी में दिल्ली एयरपोर्ट से वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंची और यहाँ पर जो तमाम मेडिकल स्टाफ है, अस्पताल के जो मुख्य अधिकारी हैं, उनमें काफी खुशी है। यहाँ पर तालियों के साथ वैक्सीन का स्वागत किया गया अभी और आप तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वो बॉक्स हैं जिनमें वैक्सीन इस वक्त मौजूद है। दिल्ली में वैक्सीन पुणे से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से राजीव गांधी अस्पताल। कोरोना वैक्सीन आप देख पा रहे हैं, ये निकाली गई है। आज ही सुबह 10 बजे के लगभग जो सीरम पुणे वैक्सीन है वो निकली थी और ये देख पा रहे हैं तो जो दिल्ली पुलिस है वो ग्रीन कॉरिडोर भी दे रही है और आगे की तरफ दिल्ली पुलिस की एक वैन है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ दिल्ली पुलिस की वैन और यहाँ से ये जो कंटेनर है इसमें जो वैक्सीन है उसको निकाला गया है। आपको बताऊं ये जो कंटेनर है इसमें टेम्परेचर है जो वैक्सीन के अनुकूल है और इस तरीके से पहली गाड़ी जो सुबह 10 बजे स्पाइस जेट का विमान वैक्सीन लेकर आया था, पहली गाड़ी कार्गो के इस टर्मिनल से निकली है और यहाँ से रवाना हो गई है। कड़ी सिक्योरिटी के बीच आज तक भी वैक्सीन वैन के साथ साथ रहा। सीरम इंस्टीट्यूट से आज सुबह ही वैक्सीन के कंटेनर्स पुणे से उड़ के दिल्ली पहुंचे हैं। मेरे सामने जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं और आगे जो ट्रक है उसी के अंदर लगभग 2 लाख वैक्सीन इस समय राजीव गांधी अस्पताल लेके जाई जा रही हैं। ये वैक्सीन राजीव गांधी अस्पताल जब पहुंचा दी जाएंगी उसके बाद उनको वहीं पे स्टोर किया जाएगा। वैक्सीन स्टोरेज के लिए यहाँ करीब 100 डीप फ्रीजर्स का इंतजाम किया गया है। यूटिलिटी बिल्डिंग में करीब 4.5 लाख वैक्सीन के डोज स्टोर किए जा सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीन के कुल 22 बॉक्सेस पहुंचे हैं। हर बॉक्स में 1200 वॉयल हैं और हर वॉयल में वैक्सीन की 10 डोज हैं। वैक्सीन के कुल 2,64,000 डोज दिल्ली के लिए पहुंची है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है। यही एक ऐसा नोडल सेंटर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग 11 जिलों में वैक्सीन इसी रास्ते से पहुंचाई जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर तक। वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इंसुलेटेड वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वैन में तापमान को कंट्रोल करने की एक खास तकनीक होती है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है उसे एक निश्चित तापमान में ही दिल्ली में पहले फेज में 89 वैक्सीनेशन साइट पर 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, जिनमें दिल्ली के 36 सरकारी अस्पताल और 53 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आज तक का कैमरा वैक्सीन के उन स्टोरेज सेंटर्स तक भी पहुंचा जहां पर ये वैक्सीन रखा जाएगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है और पहले खेप में 1 करोड़ प्लस 2 करोड़, जी हां, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगने वाला है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी खेप पे 27 करोड़ लोगों को लगेगा, क्या उन्हें भी फ्री वैक्सीन की तैयारी है? देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी से परेशान देश के लिए वैक्सीन की सप्लाई ठीक वैसी ही है जैसे कि सोने की सप्लाई हो रही हो। जब पुणे से पूजा वगैरह करके वैक्सीन की खेप निकली
तो वैक्सीन लोडेड ट्रक्स की सिक्योरिटी किसी Z+ सुरक्षा से कम नहीं दिखी। ट्रक्स के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं और जब इनमें से एक खेप गुजरात के अहमदाबाद पहुंची तो वहां आरती की थाली लेकर वैक्सीन के स्वागत का इंतजार हो रहा था। वैक्सीन वैन को फूलों से सजाया गया था और जैसे ही वैक्सीन पहुंची तो गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर वैक्सीन वैन को कोल्ड स्टोरेज के लिए रवाना किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से डिप्टी सीएम नितिन पटेल और जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर जो वैक्सीन यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है उसको यहाँ से अब रवाना किया। ये रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएगी। पूना के सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन यहाँ पे पहुंची है और ये जो 2 वैन है इसमें एक में गांधीनगर की वैक्सीन रहेगी जबकि दूसरी जो वैन है उसमें अहमदाबाद की वैक्सीन जो है वो यहाँ से जाएगी। अहमदाबाद में 2,76,000 वैक्सीन की डोज पहुंची है। वैक्सीन का दूसरा जत्था 28 दिनों के अंदर आ जाएगा। वडोदरा और सूरत के लिए वैक्सीन सड़क के रास्ते भेजी जाएंगी। आज तक का कैमरा अहमदाबाद में उस स्टोरेज सेंटर के अंदर भी पहुंच गया जहां ये वैक्सीन रखी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन को रखा गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है करीब 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन है वैक्सीन के इसी तरीके के ये डोज है जो अब 16 तारीख को हेल्थ वर्कर है उनको दिए जाएंगे और यही वैक्सीन को जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचाया जाएगा। एक कोल्ड चेन बना के पहुंचाया जाएगा। सर ये बताइए इसके लिए क्या डूज एंड डू नॉट्स क्या क्या रहते हैं? ये वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है। वो बहुत ख्याल करना पड़ता है कि टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ नहीं जाए और 2 डिग्री से कम नहीं हो जाए। आज पुणे से 13 शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी की गई है। हम आपको बता दें कि पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इसके बाद 27 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी उसकी कीमत क्या होगी ये आपको बताते हैं। सरकार ने अभी तक 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मिलाकर कुल 6 करोड़ डोज का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 1,300 करोड़ रुपए होगी। अभी सीरम इंस्टीट्यूट की एक वैक्सीन कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 210 रुपए रखी गई है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। हम स्पेशल प्राइस दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को ये वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। ये पहले 100 मिलियन डोज के लिए है। उसके बाद हमारी प्राइस थोड़ी कमर्शियल होगी कि हमारी पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो भी हमें रिटर्न्स मिल सके। हम आपको बता दें कि बिहार में कोविशील्ड वैक्सीन की 5.5 लाख डोज पहुंची है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड अब पटना पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए भारी सुरक्षा के बीच में जो कोविशील्ड वैक्सीन है तकरीबन 5.5 लाख डोज है वो पटना पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट से यहाँ देख सकते हैं फ्रीजर वैन्स में जो है इन्हें अब एक एक करके ले जाया जा रहा है। जैसे ही बिहार को वैक्सीन मिली, बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। एक वायल में 10 लोगों को टीका देने की दवा है। एक पेशेंट एक टीका लेने वाले व्यक्ति को जो टीका देना है वो 0.5 ml देना है। 5 ml का एक वायल है। तो लगभग 5.5 लाख लोगों को टीका देने के लिए जितने टीका की आवश्यकता है वह टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया है। यूपी के लखनऊ में भी 16 जनवरी के मिशन टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 1,60,000 डोज पहुंच गई। एयरपोर्ट पर अब वैक्सीन पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं ये कार्गो से ला करके वैक्सीन के जो डब्बे हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाया जा सके। यहाँ से एक सेंट्रल कमांड है वहां पर इनको ले जाया जाएगा और एक निश्चित तापमान में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बेहद सुरक्षित तरीके से इसको निकाला गया। आप देख रहे हैं पहली खेप यहाँ पर पहुंची है और जो 16 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू होगा उससे पहले की जितनी तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। जबकि पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2,16,000 डोज की डिलीवरी ली गई।
कोरोना वैक्सीन चंडीगढ़ पहुंची है। आप देख सकते हैं बॉक्सेज से इसको उतारा जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस पर लिखा हुआ है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 1/11/2020 मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 29/4/2021 इसकी एक्सपायरी है। कोविशील्ड आप देख सकते हैं रश वैक्सीन ये यहाँ पर पहुंची है चंडीगढ़ में। 2,16,000 डोज चंडीगढ़ में पहुंची है और ये पंजाब का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर इस वैक्सीन को रखा जा रहा है। ये भी अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोल्ड स्टोर यहाँ पर बनाया गया है। पूरी कोल्ड चेन है यहाँ पर जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कोल्ड स्टोर में पूरा टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया गया है। भारत ने अभी तक 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जबकि आने वाले दिनों में 4 और वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। भविष्य में जिन 4 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति मिल सकती है वो हैं जाइडस, कैडिला, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिकल ई और जेनोवा। 4 वैक्सीन का ट्रायल अभी भारत में चल रहे हैं। भारत में इंतजाम पूरे हैं। वैक्सीन को कैसे स्टोर करना है और कैसे उसे शहर शहर और वैक्सीनेशन सेंटरों तक पहुंचाना है। जयपुर से शरद कुमार, पटना से रोहित सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही है, तो दूसरी तरफ एक और वायरस जिसकी वजह से बर्ड फ्लू और उस बर्ड फ्लू का खौफ अभी तक देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। खौफ इस कदर है कि कोई चिकन छूने को तैयार नहीं है, अंडा खाने में लोग डर रहे हैं। ये डर आपका छूमंतर हो जाएगा इस रिपोर्ट को देखने के बाद। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत दौड़ पड़ी है। खाना तो दूर, लोग चिकन को देखकर भी भाग रहे हैं। चिकन के साथ साथ अंडे खाने से भी परहेज कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से जहां चिकन मार्केट धराशायी हो गई है, तो वहीं मटन मछली की मांग बढ़ने लगी है। सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में भी लोग चिकन की मांग बेहद कम कर रहे हैं। दुर्गा सिंह है। दुर्गा जी, इस वक्त किस तरीके की डिमांड आ रही है? चिकन को लेकर के कस्टमर क्या कह रहा है? नहीं, चिकन को लेकर जो है इसमें जो है कस्टमर का यही है कि बर्ड फ्लू की वजह से लोग जो है कम डिमांड कर रहे हैं। इसको खाने में जो है थोड़ा प्रोटेक्शन बरत रहे हैं, इसकी अपेक्षा और चीजों का जो है ज्यादा मांग है। कब से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है? कब से गिरावट आ रही है? ये करीब जो है 2 हफ्ते तो हो गया करीब ये गिरावट में। सवाल ये है कि क्या चिकन खाना चाहिए या नहीं, अंडा खाना चाहिए या नहीं। आज हम आपको सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के चलते देश में मटन इस वक्त 800 रुपए किलो हो गया है, जबकि चिकन खुदरा मार्केट में 150 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा चिकन से बने आइटम की बिक्री में 70 से 80% तक गिरावट आई है। शहरों में मछली की खपत 10 गुना बढ़ गई। वहीं अंडे के 1 कैरेट में 50 रुपए की गिरावट आई है। इतना असर पड़ा है, हम सर इतने परेशान है कि कुंटल इससे टाइम तक बेच लेते थे हम। अब ये स्थिति है कि 10 किलो नहीं बिका। हम ज्यादा दुखी हैं ये बीमारी से। चिकन और अंडे की मांग कम होने के चलते कंपनियां और सप्लायर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ई कॉमर्स कंपनियां भी फ्रोजन चिकन और अंडों पर डिस्काउंट दे रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक चिकन बेचने वाले परेशान हैं। कई जगह तो पोल्ट्री फार्म तक बंद हो गए हैं। हम आपको बता दें कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा का एक प्रकार है। इन्फ्लुएंजा एक H5N1 वायरस है जो पक्षियों में फैलता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर आप चिकन और अंडे खाएं तो उन्हें अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। इससे आप संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि पकाने से वायरस मर जाते हैं। वायरस लगभग 73 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाते हैं और हम आमतौर पर इस तापमान से ज्यादा पर चिकन और अंडे पकाते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।